बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 भूगोल भाग 1 अध्याय 2 जनसंख्या। आज का प्रकरण है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में सर्वत्र एक जैसी जनसंख्या वितरण नहीं पाया जाता है। कहीं पर सघन जनसंख्या तो कहीं पर विरल जनसंख्या है, कहीं पर जनसंख्या पाई ही नहीं जाती है। इस असमान जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आज हम इसका अध्ययन करते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक 3 मुख्य हैं। आइए देखते हैं। भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। अगर प्रारंभ से भी देखा जाए तो मानव सभ्यता नदी घाटियों में ही विकसित हुई है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। यही जल की उपलब्धता ही उनके बसाव का मुख्य कारण रही है। भौतिक कारक का जो दूसरा पॉइंट है वह है भू आकृति। भू आकृति का मतलब धरातल की बनावट कैसी है, उच्चा वच्च, ऊंचा, नीचा आदि को सम्मिलित किया जाता है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को ही वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का विशाल मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग तथा पठारी भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। भौतिक कारक का जो तीसरा बिंदु है वह है जलवायु। जलवायु मानव को सीधे सीधे प्रभावित करती है। कोई भी मानव अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक
मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, अधिक लोग को आकर्षित करते हैं। अधिक वर्षा अथवा विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से आबाद बसा हुआ है। भौतिक कारक का जो चौथा बिंदु है वो है मृदाएं, मतलब कृषि योग्य मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या आप भारत के उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? तो अनुपजाऊ मृदा में पठारी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी आदि हैं जो कृषि के लिए अनुपजाऊ मानी जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है, जैसे नागपुर का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आदि हैं। भौतिक कारक के बाद जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक आर्थिक कारक है। बिना आर्थिक क्रिया के मानव जीवन संभव नहीं है। आर्थिक क्रियाओं में पहला पॉइंट है खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका के कटांगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। झारखंड का जमशेदपुर नगर कोयला लौह अयस्क खनन के कारण घना बसा है। आर्थिक कारण का अगला पॉइंट नगरीकरण है। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नागरिक जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। आर्थिक कारक का तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन,
परिचालन, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे, ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा और अंतिम कारक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्या आप अपने प्रदेश से ऐसे कुछ उदाहरण को सोच सकते हैं? उदाहरण के तौर पर मुंबई में अधिक प्रवासियों की संख्या होने के कारण आए दिन वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाता है कि वो यहाँ से अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएं, ताकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम हो, यहाँ का जो सघन बसाव है वो कम हो। इसी तरह जम्मू कश्मीर में धार्मिक कारणों को लेकर के वहाँ से भी जनसंख्या को पलायित होना पड़ा है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को एक दूसरी तरह भी समझा जा सकता है। वो इस प्रकार है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक दो मुख्य हैं। नंबर एक आकर्षित करने वाले कारक और दूसरा है प्रतिकर्षित करने वाले कारक। आकर्षित करने वाले कारकों में पहला पॉइंट हम जल की उपलब्धता मान सकते हैं या मानते हैं कि जहाँ जल के उत्तम स्रोत होते हैं वहाँ जनसंख्या अपने को बसा लेती है और वहाँ सघन जनसंख्या बस जाती है। इसके अलावा सुगम भू आकृति अर्थात धरातल ऐसी होनी चाहिए जिससे आवागमन की सुविधा, कृषि आदि की सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके। आकर्षित करने वाले कारकों का तीसरा पॉइंट है अनुकूल जलवायु। कोई भी जनसंख्या प्रतिकूल जलवायु में रहना पसंद नहीं करेगी। अनुकूल जलवायु में जनसंख्या की सघनता अधिक पाई जाती है। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु में जनसंख्या सघन बसा हुआ है, जो आज भी देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है उपजाऊ मृदा। कृषि के लिए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। उपजाऊ मृदा में अधिक अनाज, फल, सब्जी आदि का उत्पादन होता है, जिससे बहुसंख्यक का पेट भरता है, भरण पोषण चलता है।
इसलिए उपजाऊ मृदा में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। अगला पॉइंट है रोजगार की उपलब्धता। जहाँ पर रोजगार की उपलब्धता अधिक होगी, कामगार जनसंख्या उस स्थान की तरफ आकर्षित होती है और वहाँ जाकर के बस जाती है, भले वो अस्थायी हो या अस्थायी। रोजगार की चाहत में जनसंख्या का संकुल हो जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। कोई भी जनसंख्या या मनुष्य ऐसे समाज में ही रहना पसंद करेगा जहाँ उसे अपने को सुरक्षित महसूस हो। ऐसे समाज में वो रहना नहीं चाहेगा जहाँ उसे असुरक्षा महसूस होती हो। सामाजिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा कारक जो जनसंख्या को सघन न करके जनसंख्या को विरल करती है, उसके वितरण को विरल करती है, उसे प्रतिकर्षित करने वाले कारक के नाम से जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट है जल की अनुपलब्धता। जहाँ पर जल की प्राप्ति कम है, वहाँ कम जनसंख्या बसेगी, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है दुर्गम भू आकृति। अगर ऐसी भू आकृति है जहाँ आना जाना, परिवहन सुविधा मुश्किल हो, वहाँ भी जनसंख्या कम होती है। तीसरा पॉइंट है प्रतिकूल जलवायु। अगर जलवायु कठोर है, चाहे वो उष्ण हो या शीत हो, वहाँ भी जनसंख्या विरल पाई जाती है या नहीं भी पाई जाती है। अगला पॉइंट है अनुपजाऊ मृदा। जहाँ की मिट्टी में कृषि नहीं की जा सकती, वहाँ भी जनसंख्या विरल पाई जाती है। वो प्रतिकर्षित करती है जनसंख्या को कि वहाँ से छोड़कर अन्य स्थानों पर जाकर के बस जाए। पांचवा पॉइंट है रोजगार की अनुपलब्धता। यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई रोजगार नहीं है, तो वहाँ से भी जनसंख्या पलायित करेगी और उस स्थान से उनका प्रतिकर्षण होगा। सामाजिक असुरक्षा अगला पॉइंट है। कोई भी जनसंख्या असुरक्षित सामाजिक माहौल में नहीं रह सकती है। वो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर के बस जाती है। इसमें उदाहरण के रूप में हम हिटलर के समय में जर्मनी से यहूदियों का पलायन तथा युगांडा के राष्ट्रपति यदी अमीन के कारण दक्षिण एशिया के 60,000 लोगों का पलायन इसका उदाहरण बन सकता है। जनसंख्या वितरण को समझने के बाद जनसंख्या घनत्व को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या के वितरण को उसके घनत्व के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। आइए देखते हैं
जनसंख्या घनत्व क्या है? भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1.5 लाख है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा? तो इस सूत्र में हम रख सकते हैं 1.5 लाख बटे 100 वर्ग किलोमीटर बराबर आएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यही 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व होगा। आज का कार्यक्रम, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले टर्न पर अगले प्रकरण के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 भूगोल इकाई 1 अध्याय 2 से जन्नांकी संक्रमण सिद्धांत। जन्नांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1945 ईस्वी में नोटेस्टीन के द्वारा किया गया था। उन्होंने विकसित देशों को आधार मान करके इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। जन्नांकी संक्रमण सिद्धांत किसी देश की जनसंख्या वृद्धि और ह्रास का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा इसके प्रयोग से किसी देश की जनसंख्या का पूर्वानुमान किया जा सकता है। आइए आगे विस्तृत अध्ययन इसका करते हैं। जन्नांकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जन्नांकी संक्रमण के रूप में जाना जाता है। नीचे फिगर में दिखाया गया है कि ग्रामीण खेतिहर मजदूर को नगरीय औद्योगिक अवस्था तक पहुंचने के लिए जिन जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उन सभी को सामूहिक रूप से जन्नांकी संक्रमण चक्र कहते हैं। आइए इन चक्रों का अध्ययन किया जाए। ये ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में
लंब रेखा पर जन्म दर और मृत्यु दर को प्रदर्शित किया गया है और आधार रेखा पर बढ़ती पॉपुलेशन को दिखाया गया है, यानी जनसंख्या वृद्धि को दिखाया गया है। इस ग्राफ में लाल रेखाएं मृत्यु दर तथा हरी रेखाएं जन्म दर को प्रस्तुत करती हैं। इस ग्राफ के जो प्रथम स्टेज है, जो प्रथम अवस्था है, वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। यह किसी देश की उस अवस्था को प्रदर्शित करता है जब वो खेतिहर मजदूर या प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहे और वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च हुआ करते थे। परिणाम स्वरूप जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती थी, क्योंकि जन्म और मृत्यु दर उच्च होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ज्यों ही मनुष्य विकास करता है, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है, औद्योगिक विकास होता है, तकनीकी विकास होते हैं, तो वह अपने दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में जन्म दर तो लगभग वही रहता है, लेकिन मृत्यु दर बहुत तेजी से घट जाती है। मृत्यु दर इसलिए घट जाती है क्योंकि अब तकनीकी विकास हो चुका है, चिकित्सीय विकास हो चुका है, सुविधाएं हो गई हैं, जिससे मृत्यु दर घट गई है। जन्म दर अधिक होने के कारण तथा मृत्यु दर कम होने के कारण जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है और भयावह स्थिति तक पहुंच जाती है। फिर ये अवस्था एक विकासशील देश में देखने को मिलती है, और जब ये विकासशील देश विकसित देश की अवस्था में पहुंचता है तो उसी को तीसरी स्टेज कहा जाता है। अब इस विकासशील देश को विकसित देश में पहुंचने के लिए उसके कुछ सोच, सुविधा, तकनीकी आदि को विकसित करना पड़ता है। तीसरी स्टेज में पहुंचने के बाद लोग जनसंख्या वृद्धि के भयावह परिणाम को समझने लगते हैं और उस पर नियंत्रण करने की कोशिश में लग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि मृत्यु दर तो कम होती ही है, अब जन्म दर भी कम या बहुत तेजी से गिरने लगती है। जब जन्म दर तेजी से गिरने लगेगी और मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि भी बहुत स्लो गति से बढ़ेगी। इस अवस्था को जननांगी संक्रमण का तीसरा अवस्था कहा जाता है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम हो जाती है। चौथा स्टेज उस अवस्था को कहा जाता है कि जब जन्म मृत्यु दर अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती हैं
तो जनसंख्या स्टेबल हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। जनसंख्या न तो बढ़ती है और न घटती है। कहीं कहीं इसकी एक पांचवी भी स्टेज का वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पांचवी स्टेज में जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या का ह्रास होता है। आज भी कुछ देश हैं जो जनसंख्या ह्रास की स्थिति में पहुंच गए हैं। वो अपनी पांचवी अवस्था में पहुंच चुके हैं, परंतु ज़्यादातर विकसित देश अपनी चौथी अवस्था में हैं, जो जनसंख्या को स्टेबल कर लिए हैं, स्थिर कर लिए हैं। परंतु आइए हम इन स्टेजों का, इन अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन आगे करते हैं। जननांगी संक्रमण सिद्धांत की जो प्रथम अवस्था है उसे उच्च अस्थायी अवस्था कहते हैं। यह जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है और दोनों में अंतराल कम होते हैं। परिणाम स्वरूप जनसंख्या लगभग अस्थायी होती है। जननांगी संक्रमण की इस प्रारंभिक अवस्था में जन्म दर 35 प्रति हजार से अधिक तथा लगभग स्थिर होती है। विज्ञान, चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी के विकास के अभाव में प्राकृतिक प्रकोप तथा बीमारियों एवं महामारियों पर नियंत्रण न होने के कारण इस अवस्था में मृत्यु भी उच्च होती है, किंतु स्थानांतरण से इनमें कुछ अंतर भी मिलता है। इस अवस्था में जन्म दर लगभग अस्थायी होती है, किंतु मृत्यु दर घटती बढ़ती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म दर तथा मृत्यु दर एक दूसरे के संदर्भ में ऊपर नीचे होते रहते हैं। अंततः जन्म दर मृत्यु दर से कुछ अधिक होती है, जिससे जनसंख्या मंद गति से बढ़ती रहती है। जननांगी संक्रमण सिद्धांत के द्वितीय अवस्था में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। कारण होता है कि जन्म दर उच्च तथा अस्थायी होती है, किंतु मृत्यु दर में तेजी से ह्रास होने लगता है, जिससे कुछ जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि होती है। इस अवस्था में जन्म दर 35 प्रति हजार या उसके ऊपर रहती है, किंतु मृत्यु दर 25 से 15 प्रति हजार के मध्य पाई जाती है। मृत्यु दर में ह्रास के कारण कई कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसमें पोषण, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा राजनीतिक स्थायित्व के कारण युद्धों में कमी आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में अनेक विकासशील देश इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। इस अवस्था में जनसंख्या तीव्रतर गति से बढ़ती रहती है, जिसका मुख्य कारण उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर निम्न होना है। अगला अवस्था उत्तर वर्धमान अवस्था है। जननांगी संक्रमण की तृतीय अवस्था में जन्म दर भी ह्रास होने लगता है तथा मृत्यु दर में तीव्र ह्रास से यह निम्न स्तर तक आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर पहले से यानी द्वितीय अवस्था से कम हो जाती है। इस अवस्था में जन्म दर 20 प्रति हजार से ऊपर रहती है, किंतु मृत्यु दर 15 प्रति हजार से कम हो जाती है। इस अवस्था में औद्योगिक और नगरीय समाज विकसित होता है, जिससे बच्चों में पालन पोषण तथा शिक्षा आदि पर बढ़ते भार से लोगों
में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता आ जाती है और वे विभिन्न कृत्रिम उपायों से परिवार को सीमित करने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप जन्म दर में ह्रास होने लगता है। जननांगी संक्रमण की चतुर्थ अवस्था निम्न अस्थायी अवस्था है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर पहुंचकर लगभग स्थिर हो जाते हैं, जिनमें जनसंख्या अस्थायी हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक जाती है। इस अवस्था में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक स्थिर होती है। बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर बढ़ते खर्च तथा उच्च जीवन स्तर के प्रति सजग होने के कारण लोग कृत्रिम साधनों के प्रयोग से परिवार को सीमित करने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे जन्म दर नियंत्रित और निम्न पाई जाती है। जहां एक चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास होने से महामारियों तथा बीमारियों पर नियंत्रण हो जाता है, वहीं दूसरी ओर उच्च स्तरीय पोषण की सुविधा विद्यमान होती है। इसके प्रभाव में मृत्यु दर घटकर निम्नतम स्तर तक पहुंच जाती है और अस्थायी हो जाती है। जननांगी संक्रमण सिद्धांत की आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न बिंदुओं पर की जा सकती है। नंबर 1, जनसंख्या में तीव्र कमी अन्य कारणों से भी संभव है, अतः यह सिद्धांत जनसंख्या की भविष्यवाणी नहीं करता है। दूसरा है, विभिन्न देशों में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशाएं होती हैं, अतः यह नियम विकासशील देशों की जनसंख्या की व्याख्या करने में पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण होता है, जिसका इस सिद्धांत में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इन बिंदुओं पर इस सिद्धांत की आलोचना हुई है।